नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रिज़र्व बैंक, उनके रेगुलेशन और स्ट्रैटेजी, कंप्लायंस इस और रिस्क मैनेजमेंट इसके बारे में बात करते रहता हूँ। बहुत सारे मास्टर डायरेक्शंस पे भी हमने पिछले 6-7 महीने में बात की है और मैं ये जानता हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया ही है। आप कुछ और लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सवाल पूछिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कुछ लिखता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आप वो वीडियो के कंटेंट्स क्या है वो समझ सकते हैं। आज हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में रिज़र्व बैंक ने पूरा अंदाज़ ही बदल लिया है। अ, हम कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, मेरे अंदाज से लगभग 200 या 300 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगी जिनके लिए ये सर्कुलर बहुत परेशानी लायक होगा। सर्कुलर बहुत छोटा है लेकिन मामला बहुत बड़ा है। इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको सही तरीके से करनी है और एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड और एज अ टॉप एग्जीक्यूटिव मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इसकी वजह ये है कि तुम्हारी टीम जो कर रही है उसका जो बेसिक पर्पस है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। और इसी सिलसिले में ये जो टॉपिक आज मैंने छेड़ा है उसके ऊपर हम धनंजय जी गोखले को भी लाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझेंगे क्या है। तो आज हम बात करेंगे 16 जुलाई के रिजर्व बैंक के सर्कुलर के बारे में, जिसमें उन्होंने एक नया कंसेप्ट कॉइन किया है जिसको वो कहते हैं स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फ्रॉम द बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम लोग पहले नॉन बैंकिंग एसेट करके जानते थे और रिजर्व बैंक ने इस सब्जेक्ट के ऊपर कभी कोई डिटेल गाइडलाइन या दी नहीं थी। तो पिछले 4-5 सालों में ये एनबीए के बारे में बैंकों ने बहुत सारे लफड़े कर दिए, बहुत सारे जिसको हम कहते हैं ना कि इंटरप्रिटेशनल गिमिक्स जिसको हम कहते हैं वो कर दिए। और रिजर्व बैंक को इंस्पेक्शन के थ्रू ये समझ में आ रहा था दैट थिंग्स आर नॉट ऑल राइट एंड दे वर वर्किंग ऑन यूनिफाइड गाइडलाइंस फॉर द एंटायर बैंकिंग कम्युनिटी। एंड जो 28 नवंबर 2025 को जो रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेस का जो मास्टर डायरेक्शन हुआ है उसमें ये तीसरा अमेंडमेंट वो लेके आए हैं और इन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया है और ये टर्म को वो कहते हैं कि स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, एसएनएफए। तो एसएनएफए इंक्लूड्स एनबीए। एनबीए तो आप जानते ही हैं। आप अगर बीआर एक्ट की पढ़ाई करते हो तो आपको ध्यान होगा पूरे बीआर एक्ट में कहीं पे भी नॉन बैंकिंग एसेट एक्विजिशन के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। सेक्शन 9 भी क्या है, सेक्शन 9 जो बीआर एक्ट है वो क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट एक्विजिशन के बारे में कुछ एक्ट में लिखा नहीं है। और एक जगह पे ये नॉन बैंकिंग एसेट का रेफरेंस आता है, वो जो बीआर एक्ट में जो स्टेटमेंट्स वगैरह है उसमें जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट है वहां पे नॉन बैंकिंग एसेट का स्टेटमेंट है, जहां पे वो कहते हैं कि अगर नॉन बैंकिंग एसेट आप अगर बेचते हो उसमें लॉस होता है तो उसको आपको सेपरेटली बताना है, उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको अलग से क्रेडिट में बताना है। दीज आर द ओनली टू एरियाज वेयर एंटायर बीआर एक्ट टॉक्स अबाउट दी नॉन बैंकिंग एसेट। एक्विजिशन के बारे में 2008 का एक पुराना गाइडलाइंस है और वो जो 2008 का जो सर्कुलर था उसमें वो कहते हैं कि द बैंक शुड नॉट एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द बैंक्स। और वो आगे कहते हैं 2008 के सर्कुलर में कि अगर एक्वायर किया तो आपको 7 साल में बेच देना है और 7 साल में अगर बेच नहीं पाए तो रिजर्व बैंक हैज पावर्स टू एक्सटेंड इट बाय 5 years। अभी ये जो 16 जुलाई का जो सर्कुलर आया है उसमें मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि वो 5 साल का एक्सटेंशन का विषय उन्होंने समाप्त कर दिया है, वो रेफर ही नहीं कर रहे हैं। That Reserve Bank has power to extend, but they are not saying you must dispose it of within 7 years. I mean, those are the interpretation I am getting from this 4-page circular. It's a very small circular, and you have to read this as an insertion to the master direction issued on 28th
November 2025, and therefore you will find in this amendment the serial numbers are somewhat different. They start the part the 3 of the circular with the serial number 115A and thereafter. So 115A क्या है? 115 वो जो मास्टर डायरेक्शन उन्होंने दिया था ना रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट के बारे में, उसके आगे के नंबर वो जोड़ते गए हैं। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये 115 कहाँ से आ गया, तो वहां से आया है। कहने का मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक इज नाउ टाइटनिंग द रेगुलेशन। जो आपने धमाल की थी एनबीए के बारे में, वो आपको करने को अभी कोई स्कोप नहीं है। दूसरी बात, हमेशा की तरह सेक्शन 20, 21, 35, 56, 35A इसके अंदर सर्कुलर इशू किया गया है। क्यों इशू किया गया है? क्योंकि हमारे जो लोग हैं छोटी छोटी बातों के लिए भी आजकल कोर्ट में जाते हैं। तो ये सेक्शन रेफर करने का उद्देश्य क्या है? द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन दिस सर्कुलर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट इन इंडिया। So don't even think of challenging these instructions in the court of India. You simply have to comply. You have no choice. आज हम इस सर्कुलर के बारे में मोटा मोटा बात करेंगे, ये एक बात है। दूसरी हम लोग एक बात ये करने वाले हैं कि ये सर्कुलर की पीछे की कहानी और बैंकों पे होने वाले परिणाम, इसके बारे में एक अलग सा वीडियो में बनाने वाला हूँ, जो वो भी शायद 20-25 मिनट का ही होगा। और तीसरी, हम लोग धनंजय जी गोखले चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका एक सिंगल पन्ने का सर्कुलर उसी दिन को आया है, और वो सर्कुलर ये कहता है दैट सर्कुलर इज रिगार्डिंग दी सेकेंड अमेंडमेंट टू इन आईरैक नॉर्म्स। एक पन्ने का सर्कुलर है, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट बहुत सारा आने वाला है। हमारे एग्जिस्टिंग एनबीए का क्या होगा, क्या प्रोविजन, उसके बारे। So next 3 Sundays we will be talking about SNFA. That's the idea, so that you get a clear-cut picture as to what happens to the legacy NBAs. जब भी मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा NBA, आपको ये प्रिज्यूम करना है कि इट इज SNFA। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड्स NBA। अभी इसके अलावा स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसमें लॉजिक ऐसा है कि स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट इज नथिंग बट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कई बार हमारे पास स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हम लोग पोजीशन में लेते हैं। आप जानते ही है ना, जैसे महाराष्ट्र में वो सेक्शन 101 है, और या फिर और कुछ सेक्शन है जिसमें आप प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में लेते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट एक्विजिशन। एक्विजिशन हैज डिफरेंट कंटूर्स। सो ये सर्कुलर के पीछे की कहानी के लिए हम लोग अलग से बात करेंगे, उसमें वो मैं कवर कर ही दूंगा। लेकिन इन्होंने जो SNFA के डेफिनेशन दिए है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी यूज की है। वो ये कहते हैं कि SNFA इज नथिंग बट इमूवेबल एसेट एक्वायर्ड बाय अ बैंक इन सैटिस्फैक्शन और पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स क्लेम्स। यानी पार्ट सेटिस्फैक्शन के लिए ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। ऑफ इट्स क्लेम्स बाय द बोरोवर इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग एसेट acquired in terms of relevant provisions of Banking Regulation Act. दोस्तों, relevant provisions under the Banking Regulation Act है ही नहीं। There is only one section, that is section 9, and that section 9 talks of the disposal of non-banking asset, and that section also says that Reserve Bank of India has power to extend it by another 5 years. इसका मतलब ये है कि 5 साल का जो एडिशनल बेनिफिट हमें मिलने वाला था, वो अभी मिलने वाला नहीं है। तो एक्सटेंशन के बारे में अगर आपकी कोई एनबीए है आपके बुक्स में, 7 साल के अंदर अगर आपने डिस्पोज नहीं की है, तो पंगा है। आपको ये देखना ही है कि आपको किसी भी हालत में वो आपको, एक मिनट है, मुझे एक फोन आ रहा है, आपको वो किसी भी हालत में वो डिस्पोज ऑफ ही करनी है 7 साल के अंदर। अगर आपने डिस्पोज ऑफ नहीं की है, तो आप ये मत सोचो कि क्या हम लोग पीरियड एक्सटेंशन के लिए जा सकते हैं, तो मुझे ये डिफ़िकल्ट ही लगता है। और उन्होंने ये कहा कि इस सर्कुलर में जो डायरेक्शंस है, वो डायरेक्शंस आपको 30 सितंबर 2027 के पहले कंप्लाई कर लेने चाहिए। वो क्या क्या डायरेक्शंस है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं।
उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होता है ना, तब तक आप उसको एनबीए या एसएनएफए नहीं कर सकते हो। तो अकाउंट का एनपीए होना उन्होंने मैंडेटरी बताया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ला दी है इसमें, वो क्या लाई है कि आपको ये अगर आप एक्वायर करते हैं तो आपको ये ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस लेना है। नॉन रिकोर्स का मतलब ये वापस कर दी बोरोर को प्रॉपर्टी, नहीं चलने वाला। वो तो चलेगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने एक और तगड़ा कंडीशन डाला है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी ऑक्शन करोगे तो बोरोवर और उसके रिलेटेड पार्टीज को नहीं दोगे। और वो ये क्या कहते हैं, ये रिलेटेड पार्टीज जो तुम्हारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो रिलेशनशिप की व्याख्या की है उसको छोड़ के वो ये कह रहे हैं कि जो आईबीसी में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है उसको आपको पकड़ना है। वो लगभग वैसी ही है, वो लगभग एक जैसी ही है, लेकिन यू हैव टू फॉलो दी related party definition provided in the insolvency and bankruptcy code। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि आपको उसका जो वैल्यूएशन होगा वो वैल्यूएशन आपको 2 इंडिपेंडेंट वैल्यू से करना है। और पहली बार रिजर्व बैंक ने डिस्ट्रेस सेल वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अपार्ट फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूज, डिस्ट्रेस सेल को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। बेसिकली आप जानते हैं थियोरेटिकली नॉन बैंकिंग एसेट आप कब करते हैं कि बोरोर पैसे नहीं भर रहा है, बोरोर के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हैं। एक्विजिशन का रूट कैसे होता है कि वो प्रॉपर्टी आप 2 बार ऑक्शन करते हो, 3 बार ऑक्शन फेल होने के बाद चौथी बार बैंक ही खुद खरीदती है अंडर दी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। आपका जो रिकवरी ऑफिसर होता है वही उसको बिड करता है and then the property is acquired by the bank and there is no sale agreement but there is a sale certificate. That's how the property is acquired. Reserve Bank of India is now insisting ये आप कब कर सकते हो, टाइटल क्लीन है, डिफेक्टिव टाइटल एनबीए मत करो, सिंपल। They are talking in a very straightforward fashion, they are talking about the valuation और उनका ये कहना है कि डिस्ट्रेस वैल्यू को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन को चुकाने के लिए, उसको दूर करने के लिए। दिस इज द कंडीशन दैट दे हैव ब्रॉट इन। एनबीए के एनबीवी नेट बुक वैल्यू के बारे में उन्होंने एक सिंपल और आसान एग्जांपल दिया है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप वो पेज नंबर 3 पे जो एग्जाम्पल है वो आप सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिलेट दैट with the entire process and you will be able to do it। डिस्पोजल करने के लिए उन्होंने सरफेसी का जो रूट है, जैसे ऑक्शन का रूट है, जो सरफेसी में प्रोविजंस किए उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। और रिलेटेड पार्टी के बारे में उन्होंने आईबीसी का रेफरेंस उन्होंने दिया है। अगर कोई प्रॉपर्टी एसएनएफए से बाहर निकलती है, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के ग्रुप में से अगर प्रॉपर्टी बाहर निकलती है, मान लो कि आपने एक बोरोर का कंप्लीट क्लेम सेटल, इंस्टेड ऑफ accepting the money in cash you have accepted a property and his loan account is closed, property is in the bank's name and bank is using it for yourself, for your office or for training purpose or whatever। ये प्रॉपर्टी अगर कल बैंक जाके सोचती है कि हम लोग इसको बेच देंगे, तो वहां पे भी उन्होंने 115M में कंडीशन डाली है कि उसके बावजूद एसएनएफए करने के बाद आपने यूज की प्रॉपर्टी और उसके बाद में आप उसको बेचना चाहते हो, तो फिर भी वही कंडीशन, यू कैन नॉट सेल इट टू दी बोरोवर और दी रिलेटेड पार्टीज। दिस इज अ सिंपल सर्कुलर। उन्होंने एक एडिशनल डिस्क्लोजर इंट्रोड्यूस किया है और उसके बारे में मेरा ये मानना है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको देखना चाहेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, छोटा सर्कुलर है, लेकिन यू हैव टू पे वेरी मच अटेंशन, टेक अ रिव्यू ऑफ ऑल योर एनबीएस, जिसको अभी एसएनएफए की व्याख्या दी गई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि एक कंप्लीट लाइफ साइकिल उन्होंने इस एनबीए के बारे में इसमें इंट्रोड्यूस की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी क्या होगी, प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होंगे, डिस्पोजल प्रोसेस क्या होगी, गवर्नेंस किस तरह से होगा। क्यों लाया ये?
क्योंकि जिन जिन बैंकों ने एनबीए किए हैं पिछले 8-10 साल में, हर एक बैंक ने कुछ ना कुछ पंगा किया है। पंगा क्या है मतलब क्या है कि भाई जो बोरोर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, एनबीए आने के बाद वो दोनों सेटल हो गया, वो इंटरेस्ट उन्होंने पीएनडीएल को क्रिएट कर दिया। This was objected to by many auditors, but then there were no guidelines. So the banks took advantage of the situation, and Reserve Bank of India couldn't do anything on that. And therefore, now the clarity has been brought in. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि SNFA is nothing but new wine in the old bottle with a fair regulatory treatment. तो उनका ये कहना है कि बीआर एक्ट की प्रोविजन से वो दूर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो ऐसी है कि आप बोर्ड को अभी पॉलिसी बनानी पड़ेगी नॉन बैंकिंग एसेट के एक्विजिशन के बारे में। हालांकि ये बहुत से बड़े बैंकों में रिकवरी पॉलिसी का एक पार्ट होता है। तो ये जो रिकवरी पॉलिसी का पार्ट होता है, उसी में आप एनबीए का ये कर सकते हो, लेकिन अभी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई है। तो मेरा ये मानना है कि ये एनबीए का जो आपका जीएल हेड है या आपके बुक्स में जो आउटस्टैंडिंग है, वो रिकवरी डिपार्टमेंट से निकल के बोर्ड डिपार्टमेंट के पास आता है, क्योंकि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बहुत बढ़ जाती है। डिस्पोजल ऑफ एसेट इज टिपिकली द डिसीजन दैट इज टेकन बाय द बोर्ड एंड दैट वी हैव टू नोट। सो ये पॉलिसी जब आप करोगे तो आपके एक्विजिशन पॉलिसी क्या होगी, डिस्पोजल पॉलिसी क्या होगी, कौन से एक्सपोजर पे आप ले सकते हो, डेलीगेशन इसमें आप क्या करोगे, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करनी पड़ेगी। और एक चीज इसमें है, एनबीए कब करोगे? कल एनबीए हो गया, आज एनबीए करो, ऐसा नहीं है। कल जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ दीज गाइडलाइंस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू वेरीफाई द रिकवरी एफर्ट्स पुट इन बाय द बैंक बिफोर एक्विजिशन। तो रिकवरी एफर्ट्स आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने पड़ेंगे रिजर्व बैंक को। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एनपीए होने के बगैर उसको आप ले ही नहीं सकते हो। और पार्शल अगर आप सेटलमेंट करते हो, एनबीए एक्वायर करते हो और आपका लोन अगर पार्शल सेटल होता है, तो जो रेजिडुअल एक्सपोजर बचेगा, समझो 100 लाख की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप एनबीए अपने 70 लाख को एक्सेप्ट कर दी, 30 लाख उसका बाकी है, तो 30 लाख ये जो आउटस्टैंडिंग आपके बुक्स में रहेगा, उसको आपको रीस्ट्रक्चरिंग का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसकी प्रोविजनिंग उस तरह से होगी। तो ये जो वैल्यूएशन के बारे में उनका जो कहना है ना, उन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिव वैल्यूएशन लाया है। अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ दिस। एनुअल रिवैल्यूएशन मैकेनिज्म आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि फिक्स्ड एसेट में आपको एनुअल वैल्यूएशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप परमानेंटली एक्विजिशन वैल्यू पे वो प्रॉपर्टी अगर दिखाओगे तो वो चलने वाला नहीं है। द कैरिंग वैल्यू मस्ट कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट द नोशनल प्रोविजनिंग दैट वुड हैव अप्लाइड हैड द लोन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग। ये बहुत ही डिफरेंस आ गया है। 7 साल की बात ही भूल जाओ। 7 साल का जो पीरियड है ना, तो 7 साल के बाद अगर हम लोग बेच नहीं पाए तो 5 साल का एक्सटेंशन लेंगे। फॉरगेट अबाउट दैट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सेल बैक टू द बोरोवर एंड रिलेटेड पार्टीज इज प्रोहिबिटेड। ओन यूज परमिटेड है, लेकिन with the prior approval of Reserve Bank of India. Even if you are FHWM, even if you are within your rights and all that, because एनबीए को अगर बैंक के यूज के लिए इस्तेमाल करना है, यू मस्ट नोट, ये सर्कुलर में कहीं नहीं कहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉशन यू कि अगर आपको एनबीए की प्रॉपर्टी बैंक के खुद के लिए यूज करनी है, सीक प्रायर अप्रूवल डिफेंडिंग फॉर द पर्पज फॉर विच यू आर गोइंग टू यूज दैट। अगर आपने शॉप्स कहीं पे ले लिए, तो आपको वो शॉप्स अगर खुद के ब्रांच ओपनिंग के लिए यूज करना है, यू सीक अ प्रायर अप्रूवल एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। बैंकों का रिपोर्टिंग बढ़ गया है, नंबर ऑफ एनबीएस क्या है, वैल्यू क्या है, एज वाइज क्लासिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर आपको सीआईएमएस के रिपोर्टिंग के थ्रू देना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या क्या होने वाला है? बहुत सारा इम्पैक्ट होने वाला है। आपकी अकाउंटिंग पे होगा, फास्टर रिकवरी पे प्रेशर आएगा,
क्योंकि आपको 7 साल के अंदर इसको डिस्पोज करना है। चैलेंजेस हमारे लिए क्या है? टू इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन विल बी अ बिग चैलेंज, रिवीजन इन द बोर्ड पॉलिसी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द 7 ईयर्स पीरियड। इसका मतलब ये है कि हर 3 महीने के बाद, कम से कम हर 3 महीने के बाद, द स्टेटस ऑफ एनबीए शुड बी रिपोर्टेड टू द बोर्ड, सो दे ऑल्सो नो। एंड व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप जब स्टेटस रिपोर्ट करोगे तो आपके पास पीरियड कितना बचा है, रेसिडुअल पीरियड क्या है। सो देर इज अ प्रेशर ऑन दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है, एनबीए एक्वायर करने के बाद बैंक की प्रॉपर्टी है उसको वैल्यूएशन अच्छा नहीं मिलता है, और तुम्हारे बुक्स में जो वैल्यू है या तुम्हारे रिकॉर्ड में जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से आप वो सेल पोस्टपोन करते रहते हो। तो वो जो टाइम टिकिंग मेथड जो है ना, वो आपको लाना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ऑक्शन के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, रिपोर्टिंग आपके पास आएगा। अकाउंटिंग सिस्टम में आपको चेंज करना पड़ेगा, सीबीएस में शायद चेंजेस करने पड़ेंगे, वो आपको देखना है। हर जगह पे इसमें बोर्ड रिपोर्टिंग आपको मैंडेटरी हो गया है, और 30 सितंबर 2027 के पहले जो आपके बुक्स में ऑलरेडी एनबीएज हैं, जो अभी एसएनएफए हो गए हैं, उसके बारे में आपको कंप्लायंस इस गाइडलाइंस के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, आपके लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। So this is the overall circular which the Reserve Bank of India has issued. I know that there are a lot of questions and lot of things. मैं नॉर्मली पॉइंट्स निकाल के ही बात करता हूँ, हालांकि क्योंकि मैं आपसे जब बात करता हूँ तो मैं किसी चीज़ को भूलना नहीं चाहता हूँ। सो दिस इज द सर्कुलर। हम इसी सिलसिले में ये हमारे ऊपर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, और ये वीडियो शायद अगले संडे को आएगा। In between, I'll be talking to the Dhananjay Gokhale, the chartered accountant, about the income recognition norms which have been modified because of this, and the provisioning requirements which have been given, because there are a lot of controversies which are going on. One of the controversies is, भाई अगर ये एनबीए होने के बाद में आप लोग अकाउंट अगर एनपीए है तो उसका आईआर और ओआईआर का इम्पैक्ट क्या होगा। आप तो जानते ही हैं, हम लोग ही हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में कि जिनको इंटरेस्ट रिसीवेबल और ओवरड्यू इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐसे दो कॉन्ट्रा एंट्रीज बनानी पड़ती है। कमर्शियल बैंक में ये नहीं है। हमारे लिए आज भी रिजर्व बैंक ने वही स्टैंड मेंटेन किया हुआ है, तो उनकी इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो हम लोग वो एक्सपर्ट से ही बात करेंगे ताकि हमें जो करना है उसमें क्लैरिटी आ जाए। मे बी कंटिन्यूस 3 संडेज विल बी टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। सो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी भले की मैं बात करता हूँ। अब ये तुम्हारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको भी ये बताइएगा, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। और मैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बात करता हूँ, टेक्निकली मैं बात करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर ये वीडियो का दम ही निकल जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट संडे we will try to go behind this circular. What is the purpose of this circular, why it has come, and all those things we'll try to talk on next Sunday. And the Sunday after that, we will be talking about the IRAC norms which are getting amended by virtue of the directions which have been issued by Reserve Bank of India. Thank you so much for watching the channel. Please like, share, subscribe and hype. अगर आपके स्मार्टफोन में हाइप का बटन आ रहा है, प्रेस कर दीजिएगा, फोकड़ में है, आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। मैंने कई बार देखा है कि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, तो अगर आप लाइक करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं ये यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता हूँ, माई चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज। आई डू इट एज अ सर्विस फॉर द सेक्टर, एंड आई डू इट बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग इट, एन्जॉय टॉकिंग टू, एंड देन आई डू गेट क्वेश्चंस। अगर इसके बारे में भी आपको कोई सवाल है तो पूछिएगा, हम लोग आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।